स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी 30 ऑफिशियल पर। आज की क्लास रहेगी आपकी उत्तरी अमेरिका। इससे पहले की क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो ऑफलाइन क्लास रही है, जिसमें आज किसी कारणवश आपको इस स्लाइड से पढ़ाना पड़ रहा है। आज से पहले क्लास हमने पढ़ाई सागर, महासागर और द्वीप, महाद्वीप, उसके बारे में कॉन्टिनेंट की जानकारी दी। अब उन्हीं में से हम एक आज उठाएंगे, कॉन्टिनेंट उत्तर अमेरिका, जो कि आपका उत्तर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये उत्तर में इसके अंटार्कटिक महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। पश्चिमी और दक्षिण में प्रशांत महासागर है और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। जो आपको ये गिफ्ट चलता हुआ दिख रहा है, ये तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए चलता है। जो नीचे इस साइड दिख रहा है वही है तुम्हारा नीचे कैरिबियन सागर। चलो आगे बढ़े। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमारे ये रहा आपका एशिया, ये आपका यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और ये उत्तर अमेरिका। तो हम आज बात करने वाले हैं इस उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका में आज हम विस्तृत से जानकारी ये रखेंगे कि इसमें नदियाँ, पड़ने वाली नदियाँ, इस महाद्वीप में पड़ने वाली झीलें और पर्वतमाला, झीलें, यहाँ की कृषि, यहाँ का वातावरण और भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम उत्तर अमेरिका की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसमें बात करेंगे, और जो हम इसमें बात करते हैं आपकी, तो इस साइड ये वाला सागर तुम्हारा पैसिफिक ओशियन अभी ये गिरो पर है। अभी हमको इसको घुमाएंगे तो जो ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया हमारे यहाँ पर जुड़ जाएगी अलास्का यहाँ का ये जुड़ जाएगा तुम्हारा रूस वाले हिस्से से। जो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, और इस साइड भी पैसिफिक ओशियन कहें तो हिंद प्रशांत महासागर। जो इस प्रकार का ये अटलांटिक महासागर, इसके नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में तुम्हारा प्रशांत और ईस्ट में आपका अटलांटिक। जो नीचे इस एरिया पड़ता है ये है कैरिबियन सी, जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। ये रही आपकी मैक्सिको खाड़ी, बे ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको। चलो अच्छी बात। नॉर्थ अमेरिका आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा नंबर 1 पर रहेगा आपका एशिया, दूसरे पर रहता है तुम्हारा अफ्रीका और तीसरे पर आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तर में तो इस साइड उत्तर में तो अटलांटिक महासागर और पश्चिम में और दक्षिण में इन दोनों जगह प्रशांत महासागर, और दक्षिण पूर्व की बात करें इस साइड की तो ये आपका लगेगा कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। ये वाला एरिया कैरिबियन सागर से, और ये तो आपका अटलांटिक महासागर है ही। अटलांटिक, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें आपसे, तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसमें 3 बड़े बड़े हमारे देश हैं। उन देशों का क्रम इस प्रकार है। इसमें सबसे बड़ा तुम्हारा कनाडा, उसके बाद आता है तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद तुम्हारा मैक्सिको। उत्तर अमेरिका में सबसे बड़े 3 राज्य हैं, वो हैं तुम्हारा एक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। मध्य अमेरिका के 7 छोटे राज्य हैं, मध्य अमेरिका के 7 छोटे राज्य हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप। जो हमारे यहाँ क्रिकेट टीम आती है वेस्ट इंडीज की, वो इन्हीं देशों से होकर के निकलती है, उसे हम कहेंगे वेस्ट इंडीज। बात करें हम और तो इसके जो ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये किसी ज़माने में रूस का हुआ करता था किसी टाइम पर, लेकिन अब ये अधिकृत है आपके यूनाइटेड स्टेट के पास, अमेरिका के पास में, यूएसए के पास में ये अलास्का वाला शहर है। तो अलास्का वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं डार कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है जो लगा हुआ है आपका रसिया से। रसिया पड़ता है आपका एशिया में। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाली संधि है यहाँ पर जो पड़ती है, जल संधि, उसे बोलते हैं बेरिंग स्ट्रीट। जल संधि वो संधियाँ होती हैं, या तो किसी सागर को जोड़ें या किसी भूमि को जोड़ें, सागर में जोड़ें, उसे बोलते हैं जल संधि। इसके बाद में आपके जो आपके 8 राज्य हैं जो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं, उनमें से क्रमशः सबसे पहले मिलेगा ग्वाटेमाला, जो आपका ये है ग्वाटेमाला, हंडरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और ये पनामा। यहाँ पर पनामा सिटी से यहाँ पर पनामा नहर जो आपको इधर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ देती है, या कोलंबिया। ये 8 देश हैं जो इसके मध्य में पड़ते हैं। जो आप ये देख रहे हैं वेस्ट इंडीज, यही वेस्ट इंडीज जो आपके 8 देशों से घिरा हुआ है। ये कैरिबियन सागर आपका, कैरिबियन सागर लगता है आपके वेनेजुला, कोलंबिया और इधर पनामा।
और इधर घूमते हुए निकल जाओगे सीधे यहाँ तक क्यूबा तक, आपका ये कैरिबियन सी लगता है, कैरिबियन सी सागर। बात करेंगे उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य में इसे एशिया से अलग करता है, और दक्षिण पूर्व में पनामा का स्थल डमरू मध्य है, इसे दक्षिण और अमेरिका से जोड़ता है। ये रहा तुम्हारा पनामा जल डमरू मध्य, जो आप पनामा नहर भी कह सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग वाली नहर है। शिफ्टिंग वाली नहर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो क्रॉस होता है जहाज, वो शिफ्टिंग से होता है। एक तरफ से पानी भर जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर भर जाता है, फिर ऊपर हो जाता है, फिर और भरता है, फिर ऊपर, फिर ऐसे ही आगे उधर नीचे उतरता जाता है और आगे निकल जाता है। बात करेंगे हम जल डमरू मध्य की, तो जल डमरू मध्य दो सागरों को जो जोड़ दे, कि भूमि के संकीर्ण रास्ते से होते हुए, उससे कहते हैं जल डमरू मध्य। जैसे आपने देखा होगा भारत के नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु पड़ता है, तो बीच में जो पानी की जो संधि है हमारे बंगाल की खाड़ी को और हिंद महासागर से जोड़ती है, उस संधि को हम कहते हैं स्टेट, यानी जल संधि, मतलब जोड़ना, एक पानी को दूसरे सागर, एक सागर को दूसरे सागर से जोड़ना क्या कहलाता है, जल संधि। अब जैसे हम आपको यहाँ दिखाएंगे, ये है तुम्हारा आर्कटिक ओशियन और नीचे तुम्हारा अटलांटिक। अच्छा, और भी सागर हैं, तो इन दोनों को जोड़ने का यहाँ पर काम जो कर रही है वो है तुम्हारी जल संधि बेरिंग स्ट्रेट। इधर तो हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा जो यूएस के पास है, ये हो गया रसिया, एशिया का ये वाला हिस्सा। इन दोनों को जोड़ने वाली स्टेट है, उससे कहेंगे हम बेरिंग स्टेट, यानी जल संधि, या कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य बोल सकते हैं। चलते चलते एक चर्चा और कर लेते हैं कैरिबियन सागर की। तो ये लोकेशन है आपकी कैरिबियन सागर, जो आपको दिख भी रहा होगा, ये है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में लगने वाले जो देश हैं, ये एक उप महासागरीय बेसिन है। उप महासागरीय का मतलब होता है, देखो, एक सागर, सागर से छोटा उप महासागर। तो यहाँ पर लगता है तुम्हारा वेनेजुला, कोलंबिया, स्टार्ट कर लो, वेनेजुला, ये वेनेजुला, टिक मारता जाता हूँ, कोलंबिया, उसके बाद में पनामा, पनामा के तटों से घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कोस्टा रिका, फिर रहता है निकारागुआ, फिर होंडुरास और बेलीज और मैक्सिको के इक्वाटन प्रायद्वीप द्वारा पश्चिम में घिरा हुआ है। ये रहा तुम्हारा कैरिबियन सी। उत्तर में इसके क्यूबा है, यहाँ पर उत्तर में इसके क्यूबा और हिस्पनियोला, जमैका और प्यूटो, जमैका और प्यूटो, रिको ग्रेटर और एटलिंज द्वीपों द्वारा इसे बनाया। तो कैरिबियन सागर के उसमें से घिरा हुआ है। फिर से एक बार याद करेंगे, रिवाज करेंगे, वेनेजुला, कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज और मैक्सिको इक्वाटन महाद्वीप से घिरा हुआ है। अच्छा, पूर्व से लेकर एंटलीज की उत्तर दक्षिण श्रृंखला में, जिससे द्वीप चाप शामिल हैं, जो उत्तर पूर्व से वर्जिन द्वीप समूह से त्रिनाद तक फैला हुआ है। इसकी आगे फिर बात करेंगे कैरिबियन सागर में, तो आप इसे स्टार्ट पर आप देख भी सकते हो कौन कौन से देश कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक खास बात यह है, जो हमारे यहाँ पर टीम खेलने आते हैं, वेस्ट इंडीज जिसे टीम बोलते हैं, वेस्ट इंडीज इन द्वीपों से ही बनी हुई है। इसमें क्या है, जो ऊपर तो होगा तुम्हारा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ, नॉर्थ साउथ यानी दोनों अमेरिका, जो बीच में जो ये सागर है, ये है कैरिबियन सागर। इसी को मैंने यहाँ पर जूम किया रखा है। तो इसमें जो ये वाली बेल्ट पड़ती है, ये वाली बेल्ट, ये वाली ये छोटे छोटे द्वीप बना के एक समूह बनाते हैं, वेस्ट इंडीज जिसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज। इधर वेस्ट इंडीज से घिरा हुआ है, जिसमें 8 देश हैं। उसके बाद क्यूबा, तुम्हारे यहाँ पर होंडुरास और तुम्हारे यहाँ पर पनामा, कोलंबिया, वेनेजुला, इन देशों से मिलकर बना हुआ है तुम्हारा कैरिबियन सी। अच्छा, इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, जो यूएस और मैक्सिको से, और इधर क्यूबा के दक्षिण उत्तरी सीमा लगती है। फिर उसके बाद में तो इधर अटलांटिक है ही आपका, ये इस प्रकार का ये अटलांटिक, और इधर पैसिफिक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट। फिर आगे चलें। अच्छा, लगे हाथों एक चीज़ और देख लें फिर, ब्यूफोर्ट समुद्र। ब्यूफोर्ट समुद्र है कहाँ, तो अलास्का, कई बार चर्चा हो चुकी। अब तो अलास्का ऐसा हो गया है कि अब तो अलास्का ही दिख रहा है। तो इधर जो हमारा अलास्का, इधर रसिया, बीच में लगने वाली तुम्हारी बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद ये कनाडा, कनाडा के ऊपर आर्कटिक ओशियन में एक जो ये एरिया है, इसे बोलेंगे ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। ये सेंट लॉरेंस, उसके बाद में ये वाला कोडगा आइलैंड, ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर खास नज़र नहीं रखेंगे। तो ये कनाडा और अलास्का के उत्तर में स्थित है, जिससे आर्कटिक महासागर की सीमा समुद्र के रूप में जाना जाता है, जो 1,84,84 वर्ग मील के क्षेत्र और 3239 फीट लगभग मीटरों में देखा जाए तो 1004 मीटर, यानी 1000 मीटर लगभग औसतन गहराई को कवर करता है ब्यूफोर्ट सी। काफ़ी पूछा जाता है कि अलास्का से, ऐसे पूछा जाता है ब्यूफोर्ट सी इनमें से किस देश से सीमा लगाता है। उसमें दे देगा कनाडा, मैक्सिको, यूएस, या कनाडा यूएस दोनों, या फिर मैक्सिको
ऐसे दो दो करके दे देगा, तो ये यूएस और कनाडा दोनों से लगाता है। क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कनाडा से लगाता है क्योंकि ऊपर है, आर्कटिक में है, तो कनाडा से रहेगा नहीं, लेकिन यूएस का ये हिस्सा है अलास्का, इसीलिए यूएस और कनाडा दोनों से वो टच करता है तुम्हारा ब्यूफोर्ट सी। लगे हाथ एक चीज और देख लें, हडसन की खाड़ी। हडसन खाड़ी दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें 1,23,00,000 वर्ग किलोमीटर यानी कह सकते हैं 4,70,000 मील का क्षेत्र और खारे पानी का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। जो आपको ये लाल लाल दिख रहा है ना नॉर्थ अमेरिका में, तो यही है हडसन बे, और पूरी तरह से ये कवर है तुम्हारे कनाडा से। पूरी तरह से किससे कवर है? कनाडा से। तो कनाडा के चारों तरफ से इस हडसन बे यानी खाड़ी, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी कहते कैसे ये भी जान लो। जैसे ये समुद्र है, मान लो एक यू बन गया ना, यू, तीन तरफ से भूस्तर, एक तरफ से जल का आना जाना, समुद्र का आवाजाही हो, उसे बोलते हैं खाड़ी। मतलब तीन तरफ से क्या गिरा हुआ है, किससे? भूमि से गिरा हुआ है, और एक तरफ से पानी जा रहा है और वहां से निकल ऐसे गया, ऐसे घूम के इधर निकल गया, ऐसे गया घूम के निकल गया, तो ये हो गई खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है भूमि का थोड़ा किसी ने खा लिया है, तो वो हो गई खाड़ी। और जैसे ये वाली जगह दिख रही है, ये भाई किस क्या कहेंगे इसे? इसे भी खाड़ी कहेंगे। ये जगह दिख रही है क्या है? ये भी खाड़ी है। तो ये छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं, लेकिन ये बड़ी, ये क्या है? ये बड़ी खाड़ी है ना, ये बड़ा डोन है, तो ये है खाड़ी। अगला है आपका लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर जिसमें यह महाद्वीप समतल से घिरा है और कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। जब कनाडा के ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड चलो पीछे मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक इमेज ले लेता हूँ। ग्रीनलैंड है कहाँ? ये रहा ग्रीनलैंड। जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है ग्रीनलैंड। अब इस ग्रीनलैंड में जो ये वाली एरिया, ये हो गया तुम्हारा कनाडा, ये हो गया तुम्हारा ग्रीनलैंड। इसके पीछे जो ये वाली जगह है, ये है तुम्हारा लेब्राडोर सागर। ये महाद्वीप भी समतल से घिरा हुआ है दोनों तरफ से, और कनाडा और ग्रीनलैंड से अलग करता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आता है तुम्हारा बेरिंग स्टेट। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बेरिंग स्टेट, उस पर भी एक नज़र मार लें। तो बेरिंग स्टेट क्या है, जो मैं बार बार बता चुका हूँ, इधर रसिया, इधर अलास्का, यूएस का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का पूरा है, इधर रसिया जो एशिया का हिस्सा है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला तुम्हारा बेरिंग स्टेट आपको दिख भी रहा होगा, जो हमके रसिया और अलास्का वाले हिस्से को जोड़ता है। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, अमेरिका, यूएसए को और रसिया को कौन सी जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है? तो बेरिंग स्टेट। तो ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को अलग करने वाले उत्तरी अमेरिका के चरम उत्तर में स्थित है। उसके बाद में एक व्यू ले लेते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको का। गल्फ ऑफ मैक्सिको, चलो इसके बारे में बता दूं, ये खाड़ियाँ कहाँ पर है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको कई बार आपने देखा होगा अभी इसी वीडियो में। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ते तुम्हारी, छोटा सा बना देता हूँ क्योंकि ये मैक्सिको देश है, मैक्सिको के देश के सामने इकट्ठा है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी हुई। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तीन देश के लिए एक महत्वपूर्ण और आर्थिक स्थल है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये और ये मैक्सिको और ये वाला क्यूबा, इन तीनों द्वीप राष्ट्रों से घिरे हुए, ये द्वीप तीन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। बात आती है गल्फ ऑफ अलास्का की। तो गल्फ ऑफ अलास्का अभी बता दिया, ये क्या गल्फ ऑफ अलास्का, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी अमेरिका के, मान लो ये मैंने बना दिया प्लस, इसमें ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये वाला हिस्सा कौन सा रहा? यहाँ से देखा जाए तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? तुम्हारा उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। और उत्तर पश्चिमी राष्ट्र से घिरा हुआ है, तो ये वाला किसका है? अलास्का का। तो ये खाड़ी किसकी होगी? गल्फ ऑफ बेरिंग, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग, ये वाला गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ मैक्सिको किस किससे लगी? मैक्सिको, यूएसए और क्यूबा। जो ये लगा हुआ है वो किससे लगा हुआ है? अभी तो बताया था, अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग से। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। चलो एक मैप पे इसका व्यू ले लें। गल्फ ऑफ, आते गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया किधर मानेंगे आप? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, चलो दिखा दें। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के आपको दर्शन कराते हैं।
ये क्या है? मैंने कहा 3 तरफ से भूमि, 1 तरफ से समुद्र, तो वो हो जाती है तुम्हारी खाड़ी यानी गल्फ। तो ये जो जगह दिख रही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये बाजा कैलिफोर्निया और प्रायद्वीप। तो हमने बात करी गल्फ ऑफ मैक्सिको की। तो ये 3 देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्थल है और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के द्वीप राष्ट्र से घिरा हुआ है। गल्फ ऑफ अलास्का भी हमने देख लिया, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी हमने देख लिया, ये बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और मैक्सिकन मुख्य भूमि से अलग करता है और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स का एक जल आउटलेट है। यह एक अर्ध संलग्न समुद्र है। बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। तो प्रमुख नदियां हमारी और झीलों की। अब नदियां और झीलों की, कुछ नदियां उत्तर अमेरिका के झीलों में गिरती हैं, कुछ नदियां झीलों से निकलती हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कुल 5 झीलें हैं और वो भी फेमस हैं। सबके आगे ग्रेट लगा हुआ होगा, जिसमें हम पढ़ सकते हैं हॉम्स, HOMES। इनके पहले पहले अक्षर लेते जाओ। ह्यूरन का H ले लो, ओंटेनियो का O ले लो, M का मिशिगन ले लो, ईरी का E ले लो, सुपीरियर का S ले लो। अब लिख दो हॉम्स, HOMES, हॉम्स। H फॉर हॉर्न, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी, S फॉर सुपीरियर। जो ये झीलें हैं, सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद ये जो 5 झीलें हैं, ये कनाडा और USA का बॉर्डर साझा करती हैं। USA, ये होंगी आपकी झीलें। हमने यहाँ पर एक पढ़ाई थी, आप थोड़ा सा आपका रिव्यू ले लें तो कोई मालूम तो पड़े आपको कितना आ रहा है। तो आपका हमने यहाँ पर बताया था कौन सी, ये बताई थी गल्फ। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ भी एक गल्फ है सेंट लॉरेंस। कौन सी है? सेंट लॉरेंस। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अपनी नदियों पे। इससे आप रिवीजन मार सकते हैं। रॉकी माउंटेन 1 नंबर, छपा हुआ छापने की जरूरत है। ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकांजी, कोस्टल रेंज, सेरिया अबलेसियन, सेरिया माद्रे और सेरिया ओरिएंटल, माद्रे ओरिएंटल। तो सेरिया माद्रे ओरिएंटल और सेरिया माद्रे ओरिएंटल ये दोनों पड़ते हैं हमारे मैक्सिको। इसमें रॉकी माउंटेन का पड़ता है पूरी तरह से, रॉकी माउंटेन पड़ता है आपका USA और कनाडा में। ब्रुक्स रेंज आपकी पड़ती है अलास्का वाले क्षेत्र में, और जो आपका अलास्का रेंज है वो थोड़ा सा कनाडा और US में पड़ता है, यानी अलास्का वाले भाग में। कोस्ट माउंटेन की बात करें तो ये तुम्हारा अलास्का को कवर करते हुए तुम्हारे कनाडा में पूरी तरह से आता है, पूरे कनाडा में होता है। कास्केड रेंज की बात करें तो कास्केड रेंज तुम्हारी कनाडा थोड़ा सा हिस्सा और पूरे USA में आता है, मैक्सिको में नहीं लगता। सेरिया नवेदा की बात करें तो सेरिया नवेदा आपका पड़ता है पूरी तरह से USA। जब बात करेंगे अपलेशियन माउंटेन की तो ये अपलेशियन माउंटेन पूरी तरह से पड़ता है आपका USA में। सेरिया माद्रे और सेरिया माद्रे एक ओसिडेंटल है, एक ओरिएंटल है, ये दोनों पड़ते हैं आपके मैक्सिको में। ये दोनों आप मेरे भाई, ये ब्रुक्स रेडी, अलास्का, रॉकी, प्रशांत, कैस्केड, सियरा माद्रे, सियरा नवेदा, सियरा माद्रे, अपलेशियन, ये क्रम नहीं है, क्रम में पीछे लगवा चुका हूँ, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगली बात यह है आपको समझने की कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के समूह को पश्चिमी कटिला कहते हैं। जैसे हमने एक चीज़ देखी है अपने भारत को लेके, जैसे ये हमारा भारत है, तो इस वाली जो रेंज है हमारी पर्वतों की, इसे बोलते हैं हम सह्याद्री। इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। लेक मेरा ज़्यादा अच्छा है। इस वाली रेंज को बोलते हैं महेंद्रगिरी। और ये दोनों रेंज लगती हैं, इसे बोलते हैं हम नीलगिरी। उसी प्रकार उत्तर अमेरिका के पश्चिमी स्थित पर्वत श्रेणी के समूह को बोलते हैं हम कार्डिलेरा। इन श्रेणियों में ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे होड रेबियर और शास्ता। इस प्रकार की इसमें चलते चलते एक काम कर लेते हैं हम, एक बार से फिर इसको मैप पर देख लेते हैं। ब्रुक्स रेंज सबसे ऊपर, उसके नीचे ओगेविल माउंटेन्स, उसके नीचे याकून, उसके नीचे अलास्का रेंज, और उससे नीचे वेस्टर्न एलाइस माउंटेन्स, उससे नीचे ये रेंजों के क्रम लगे हुए हैं। ये हमारे लिए एकदम प्यूज है। आगे एक नज़र हम उत्तर अमेरिका के पर्वतों पर भी डाल देते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला आपका माउंट मैकिनले, देनाली।
माउंट मैककिनले को देनाली बोलते हैं, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो अलास्का श्रेणी में स्थित है। आपको मैप नज़र में आ रहा होगा, कुछ दिमाग में हो तो। माउंट लोगान उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है जो तटीय श्रेणी में स्थित है। बात करें हम एल्बर्ट रॉकी की, तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो यूएसए में स्थित है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है एल्बर्ट। रॉबसन की बात करें तो कैनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। हम बात बिटनी की करें तो सियरा नेवेदा की सबसे ऊंची चोटी सियरा नेवेदा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। हम छठवीं बात करें तो मिसाइल अपरेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो मैंने 8 नंबर पर बताया था आपको, अपलेशियन पर्वत। तो ऐसे इस चीज़ को रिलेट करते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट है आपका अपलेशियन पर्वत। तो ये प्राचीन बलित पर्वत समूह में बहुत से पर्वत सम्मिलित हैं, जैसे नाटी डैम पर्वत, व्हाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, एलेधनी पर्वत, ब्लू रिज पर्वत आदि। इसकी सबसे ऊंची चोटी मिसेल है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वत के पूर्वी ढाल के पास अपरदन के कारण, अपरदन तो समझते हो गए, कटाव, चाहे हवा से हो चाहे पानी से हो, तो अपरदन के कारण पीडमोंट पठार है। इस पर्वत के पश्चिमी भाग में अपलेशियन पठार यानी एलेगनी पठार तथा कमरलैंड पठार स्थित हैं। अपलेशियन पठार में लौह इसके भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेटल अल्टेपेटल पिकोडी ओरिजावा। ये मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी तथा उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अपना पोपोकोटपेटल। तो ये मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली। अच्छा, मोना किया ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये भी पर्वत जो ज्वालामुखी से बना है। तो ये समुद्री पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसके तल से इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, परंतु समुद्र तल के ऊपर इसकी ऊंचाई केवल 4205 मीटर है। अगर मोना किया ज्वालामुखी पर्वत की बात करें समुद्र तल से नीचे से, तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जल में होने के कारण ऊपर इसकी ऊंचाई 4205 मीटर रह जाती है। तो यह पर्वत हवाई द्वीप समूह का एक भाग है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर अमेरिका के पठार। पठार कुछ इस प्रकार हैं। पठार क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ये आपका ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से ये जो लावा निकला और वो अच्छे से जम गया, तो इसने क्या बना लिया, ये पर्वत। लेकिन हम दूसरा ज्वालामुखी हमने फोड़ दिया, दूसरा ज्वालामुखी निकला, वो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी निकल गए, बह गया। ये क्या हो गया, ज्वालामुखी से निकलकर मैग्मा बह गया। तो इसने क्या बना लिया, ये पठार। अब इससे भी बड़ा हो दो पर्वत, उससे छोटा हो तो पहाड़, और प्लेन हो ऊंट जैसी पीठ हो वो पठार। तो ये हो गया आपका पठार। तो हम पठार की बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार के पठार हैं। तो इसमें कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार, कैमरलैंड अल्धेनी पठार और कैनेडियम सीलिया लोरेसिया का पठार, जिसमें ये नाम पड़े हुए हैं आपको दिख भी रहे होंगे। ये सब क्या है, पठार है। ये सब क्या है, पठार है। इन पठारों की हम एक व्यू ले लें तो कोलंबिया की बात करें तो स्नेक पठार भी इसे बोला जाता है। इस ज्वालामुखी पठार पर कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका बनता है ग्रैंड कुली बांध। तो ग्रैंड कुली बांध किस पठार पर है, कोलंबिया। ग्रेट बेसिन की बात करें तो ग्रेट साल्क झील व मृत घाटी में उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु है। बात करें हम कोलोराडो पठार की तो इससे चूना पत्थर के पठार पर ग्रेट कैनियन स्थित है। अब बात करें हम मैक्सिको का पठार तो यह चिहुआहुआ में चांदी की विख्यात खान है जो विश्व प्रसिद्ध है। बात हम करें 5वें नंबर की तो कमरलैंड अल्धेनी पठार अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में स्थित है। पठार जहां लो अयस्क के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कैनेडियम सील या लोरेसिन का पठार की बात करें तो हम बॉक्साइट, लो अयस्क, निकल, सोना, चांदी के भंडार इसमें हम पा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा उत्तर अमेरिका के मैदान। जब मैदान होंगे, घास के मैदान होंगे, तो यहाँ पर घास पाई जाती है प्रेरीज घास का मैदान आपका उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा दोनों का बॉर्डर साझा करता है। प्रेरीज इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मेगा देश। और महंगे देश में जाने के लिए हमें पे करना पड़ता है और पे से होगा हमारा प्रेरीज।
प्रेरी घास का मैदान कनाडा तथा यूएसए में विस्तृत शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है। ये हयूम संयुक्त उपजाऊ चरणोजम मृदा में पौष्टिक घास का विकास होता है। यहाँ कृषि पशुपालन किया जाता है। शिकागो जो शहर है वो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है, वो भी उत्तर अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। इन मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और मक्का आदि की खेती की जाती है। कनाडा के विनिपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी और प्रेज में स्थित बड़े मवेशी का फार्म रेंच कहते हैं तथा इनकी देखरेख काउबॉय करते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु हैं बाइसन, कोयोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता। यहाँ के मूल निवासी की बात करें तो यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों का नाम अपाचे, क्रो, क्री, पानी है। प्रेरीज घास के मैदान में ऑर्डर ऑफ पॉपुलर बिल्लो जैसे वृक्ष भी पाए जाते। लगे हाथों हम उत्तर अमेरिका के रेगिस्तान की बात कर लें, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल बताता जाऊँगा। ग्रेट बेसिन मरुस्थल आपको कहाँ देख रहा है, आप गौर कीजिए। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ दिख रहा है आपको, 1 नंबर पर। ये यूएसए में स्थित है। इतना जान लो कि रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडे होते हैं, एक गर्म होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये कैसा हुआ, ठंडा हुआ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, वो भी ऊपर बर्फीले इलाके में। दूसरा आता है मोजावे डेजर्ट। तो मोजावे डेजर्ट ये यूएसए में स्थित है। जो यहाँ पर दिखेगा वो यूएसए में, यहाँ से ऊपर ये कनाडा है, नीचे तुम्हारा मैक्सिको है, तो ये यूएसए में स्थित है और मृत घाटी में ये स्थित है। मैंने यहाँ पर एक घाटी बढ़ाई थी, ये वाली, तो कौन सी घाटी है, मृत घाटी। सोनोल मरुस्थल की बात करें तो सोनोल मरुस्थल आपको कहाँ दिख रहा है, सोनोरल डेजर्ट, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर है, मैक्सिको, और कुछ हिस्सा कहाँ पर है, यूएसए। अच्छा, बात करेंगे चिहुआहुआ मरुस्थल। तो चिहुआहुआ मरुस्थल कहाँ पर है, ज़्यादातर ये दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नीचे वाला पार्ट दक्षिण वाला अमेरिका का पार्ट, और उत्तरी मैक्सिको में स्थित है, और मैक्सिको का उत्तरी हिस्सा। यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा, चिहुआहुआ मरुस्थल। ये किसके लिए फेमस है, तो चांदी के लिए विश्वविख्यात है चिहुआहुआ। तो लगे हाथों एक बात और कर लें, प्रमुख झीलों की बात कर लें। तो जैसे मैंने बताया था उत्तर अमेरिका की कुछ 5 झीलें हैं HOMES के हिसाब से, जिनमें से झीलें कनाडा और यूएसए का बॉर्डर साझा करती हैं। बात करें ग्रेट बेयर झील की और ग्रेट स्लैब झील की। तो ग्रेट बेयर झील इस पूर्ण रूपेण से कनाडा में स्थित है और सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात ग्रेट स्लैब झील, तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है तथा इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। इस झील के किनारे येलोनाइफ शहर स्थित है, जो सोने तथा हीरे के भंडार के लिए विख्यात है। इनके क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी है सुपीरियर, उसके बाद में ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी। HOMES इन 5 जिलों में सबसे बड़ी है सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी। ये 5 झीलें थी। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है और ये झीलें नदियों व नहरों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। बात करें हम सू नहर, तो सू नहर का सफर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में ही निपट जाता है। चलो मैं एक व्यू दे दूं झीलों के हिसाब से आपको। मैंने बात की थी आपकी सू नहर की, तो सू नहर ये रहा आपका सुपीरियर, ये आपकी सुपीरियर, ये तुम्हारी ह्यूरॉन। सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाली नहर यहाँ पर पड़ती है, उसका नाम है सू नहर। इसके बाद बात करेंगे बेलेंड नहर की। किसकी बात करेंगे, बेलेंड नहर की। तो बेलेंड नहर ओंटेरियो और इरी के बीच है। ओंटेरियो और इरी के बीच में कौन सी है आपकी, बेलेंड नहर। अच्छा, इनके बीच में एक न्यागरा जलप्रपात भी पड़ता है, जो कौन सी नहर पर है, बेलेंड नहर पर। ठीक है, अच्छा, ये 2 नहरें मुख्य थी, एक ये थी तुम्हारी सू नहर और ये थी बेलेंड नहर। सू नहर जोड़ती है आपकी सुपीरियर से और ह्यूरॉन को, और बेलेंड जोड़ती है इरी से ओंटेरियो तक। अगला, तो ये रही आपकी 5 प्रमुख लेक्स आपकी हैं, ग्रेट लेक्स हैं। सबके सामने ग्रेट लगा होगा, लेकिन इनका पहला अक्षर है आपका होम्स। तो S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी और H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो। ये थी। तो यहाँ पर जो नहर थी वो सू नहर थी यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के
औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र में हम कनाडा से लेते हैं तो ओंटेरियो तथा सेंट लॉरेंस प्रदेश लोहा इस्पात के लिए मशहूर हैं। प्रेरी की बात करें तो प्रेरी जो घास का मैदान हमने आपको पढ़ाया था, जो सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग, कौन सी है? विनिपेग, जो यूरेनियम सिटी और सोना तेल के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रशांत तटीय प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सीसा है, सबसे ज़्यादा सीसा है। अगली बात करें औद्योगिक केंद्र में तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो महान झील में मिडवेस्ट में लोहा इस्पात उद्योग, इसमें क्लीवलैंड और बफेलो और ग्रे डुथुलमॉस प्रसंस्करण हैं। जो शिकागो में ऑटोमोबाइल्स हैं, डेट्रॉइट सिंथेटिक रबड़ यानी अक्रॉन, ये महान झील प्रदेश या बोल सकते हैं मिडवेस्ट प्रदेशों में ये चीज़ें उद्योग औद्योगिक केंद्र हैं। उत्तरी अपलेशियन प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो अपलेशियन पर्वत पड़ाया था वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग, पिट्सबर्ग, एंगस्टाउन, ब्रेडाक, जॉर्ज टाउन, पिट्सबर्ग के स्टील उद्योगों का अब थोड़ा महत्व कम हो जाने के कारण इसे अब यूएसए का जंग का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश, जो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और प्रोविडेंस चमड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग के उद्योग से संबंधित है। चौथा है आपका नेक्स्ट मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश, जो लोहा इस्पात और आपके रेशम शहर के नाम से मशहूर है, जो न्यू जर्सी, पेटरसन न्यू जर्सी। इसके दक्षिण अपलेशियन प्रदेश लोहा इस्पात उद्योग के लिए, गल्फ तटीय प्रदेश तेल रिफाइनरी के लिए, प्रशांत तटीय प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी अमेरिका में कृषि। तो कृषि की बात करें तो अमेरिका कृषि प्रधान देश है, जिसमें लगभग कुल क्षेत्रफल का 12% कृषि के लिए उपयोग वाली जमीन है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी घास के मैदान से भी जाना जाता है। यहाँ पर गेहूँ और मक्का ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कुल उत्पादन के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी फसल मक्का है, इसे बोल सकते हैं मकई, जिनमें से अधिकांश मकई बेल्ट के रूप में जाने वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी फसल सोयाबीन है। पहली आपकी मक्का और दूसरी आपकी सोयाबीन है। तो आपकी क्लास यहीं रहेगी, क्योंकि क्लास थोड़ा समय ज़्यादा ले रही है, इसीलिए हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी नेक्स्ट डे, आप वेट करते रहिए। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप थैंक यू कमेंट में लिख सकते हैं और या फिर लाइक कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो, दबाव नहीं है, इच्छा होती तो आदमी कुछ भी करता है, ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कुछ करा नहीं ले पाता। तो नेक्स्ट क्लास आपकी मिल जाएगी, क्योंकि जो मैप है ना बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि ये मैप ही तो है। आप जानो, आप किसी रास्ते से आते हैं, जो चीज़ एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसे ही मैप का सीन है, एक बार हमने मैप को देख लिया, हमारी औकात तो है नहीं हम जा जाकर हर चीज़ को देख लें, जा जाकर इन देशों को घूम लें, लेकिन हम जानकारी ले सकते हैं। कई स्रोत हैं, डिजिटल स्रोत हैं, आपके ऑफलाइन स्रोत हैं, आप किसी प्रकार वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। बार बार आपको अच्छे से यहाँ पर देखोगे तो आपको लगेगा हम वहाँ पर गए हुए हैं, फील करोगे। जिस दिन आप फील करने लग गए उसी दिन आप समझो मैप पढ़ना सीख गए। मैप पढ़ने से फ़ायदे क्या हैं? तो जब जब मैप आप पढ़ोगे तब तब वहाँ की लोकेशंस, वहाँ की क्या फील्ड हैं, कैसे वहाँ पठार हैं, क्या मैदानी इलाका है, कृषि कितनी हो सकती है, हवाओं का प्रभाव क्या रह सकता है, वहाँ पर क्या क्या धातुएं मिल सकती हैं, वहाँ की लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जब तुम्हारे दिमाग में, तो वहाँ का इतिहास भी मालूम रहता है कि वहाँ के लोग ऐसे कैसे हैं, वहाँ पर लोगों का जीवनचर्या क्या है। तो ये हम यहाँ से बैठकर अंदाज़ लगा सकते हैं एक मैप के जरिए। तो इसीलिए मैप को बार बार देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।